नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से बड़ी अपडेट के साथ, जहां श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन में होगा। ये कार्यक्रम श्री कृष्ण बलराम मंदिर का सीएम योगी आदित्यनाथ आज उद्घाटन करेंगे। दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। गौशाला का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, ये खास अपडेट है सीएम योगी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जहां श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन का आज कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन में ये कार्यक्रम होगा। तो वहीं श्री कृष्ण बलराम मंदिर का सीएम योगी आदित्यनाथ को उद्घाटन करना है और इस मौके पर विशेष अतिथियों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। गौशाला का अवलोकन भी करेंगे सीएम योगी। तो ये बड़े कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के आज निर्धारित हैं। गौशाला के अवलोकन से लेकर आज भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन में बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। और अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आज बड़े कार्यक्रम है, बताया जा रहा है उद्घाटन का कार्यक्रम निर्धारित है, साथ ही साथ गौशाला का अवलोकन भी करना है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर उद्घाटन की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन है लखनऊ दौरे का, क्योंकि कल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में मौजूद हैं और वो लगातार अपने दौरे कर रहे हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम काफ़ी ख़राब था कल शाम को, बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराई। और ये एक अच्छी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो हमेशा ही कहीं ना कहीं दिख जाती है कि कहीं भी कोई भी परिस्थिति कैसी भी रही हो, मुख्यमंत्री अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज कराते हैं, वहाँ पहुँच ही जाते हैं समय से। और आज उनका मथुरा दौरे का दूसरा दिन है, जहाँ पर वो कृष्ण बलराम मंदिर में जाकर जाएंगे, उद्घाटन करेंगे, जिसका सुबह 10 बजे का टाइमिंग है। इसके अलावा भक्ति वेदांत गुरुकुल है, वहाँ का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा लगातार उनके 4 कार्यक्रम हैं आज मथुरा में, जिनमें वो अपनी शिरकत बनाएंगे। और क्योंकि इलेक्शन का माहौल लगातार बना हुआ है, इलेक्शन आने वाला है, तो चुनाव को लेकर उनके लिए दौरा करना और भी अहम हो जाता है। और जिस तरीके से वो माहौल बना लेते हैं पहले से एक अच्छा, एक कहीं ना कहीं तो वो अपने आप में देखने वाली बात होती है। और वही इस वक्त योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लगातार दौरे कर रहे हैं और बूथ लेवल अध्यक्ष की बैठक वगैरह भी कर रहे हैं। और तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ें हैं। और अभी हाल ही में जब वो मथुरा में हैं और उनका लगातार कार्यक्रम है, भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन में कार्यक्रम है, श्री कृष्ण बलराम मंदिर में कार्यक्रम है, इसके अलावा गौशाला का भी अवलोकन है। तो ये सारे कार्यक्रम उनके लगातार जो आज के कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा भी उनके जो दौरे हैं वो लगातार बरकरार है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज़्यादा तैयार है, अलर्ट हैं। और तैयारियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही हैं। अगर बाकी विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो उनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कहीं ना कहीं अच्छे से तैयारियां कर रही है। जो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें होती है, वो पूरी कोशिशों में हमेशा लगातार मौजूद रहते हैं। और वह इस वक्त क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मेन कैरेक्टर हैं पार्टी के, तो कहीं भी अपनी मतलब कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जहां पर इमेज वाली बात आती है तो हर तरीके से अपना 100% देते हैं। तो आज ये लगातार उनके सारे कार्यक्रम है जिनमें वो शिरकत करेंगे। बिल्कुल ठीक है स्कंदता, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है आज सीएम आवास पर। आज शाम को बैठक होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहेंगे। उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में उपचुनाव होना है और इसको लेकर आज खास बैठक निर्धारित की गई है। शाम को ये बैठक होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। इस दौरान चर्चा की जाएगी कि आखिर उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर खास तौर से चर्चा रहेगी, क्योंकि मैनपुरी में चुनाव होना है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। रामपुर में आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी गई है और इसी के चलते रामपुर सीट भी खाली हुई है। साथ ही साथ खतौली की सीट पर भी उपचुनाव होना है, इसके लिए भी बड़ी तैयारियां हैं।
तो इसी बीच लगातार किस तरीके से इस चुनाव खासतौर से इस बैठक में मंथन होता है उपचुनाव के लिए, ये देखना होगा। स्कंदता बनी हुई है, जानकारी लेते हैं उनसे। स्कंदता, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बताया जा रहा है मैनपुरी में संभावना है कि अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। रामपुर खतौली, किस तरीके से उपचुनाव की रणनीति जो है आज तय करेगी? बैठक से जुड़ी क्या बड़ी अपडेट? देखिए, आज लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है और जो कि आज शाम को सीएम आवास पर होगी, जहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, वो खुद वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि चर्चा जो है वो बहुत अहम है। चर्चा इस वक्त प्रत्याशियों के नाम पर हो सकती है कि किसको खड़ा किया जाएगा, कौन सी सीट पे कौन लड़ाया जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो अगर बात की जाए चुनाव की, तो मैनपुरी, खतौली, रामपुर 3 जगह हैं जहां पर इस वक्त बाई इलेक्शन होना है और वहां पर सभी जो तीनों जगह हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास है। मैनपुरी की बात की जाए तो मुलायम सिंह के निधन के बाद से ये सीट खाली है, और खतौली में भी अगर बात की जाए तो वो भी सीट खाली है। ये रामपुर की सीट भी आजम खान के सदस्यता रद्द होने के बाद से खाली है। तो लगातार ये जो बाई इलेक्शन, ये 3 जो नए बाई इलेक्शन होने हैं, इनकी डेट्स भी आ चुकी हैं। अगर मैनपुर की बात की जाए तो 5 दिसंबर को वहां पर वोटिंग होगी और जनवरी में जो है रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो जो नाम है उनको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो उनको लेकर भी, जैसे मैनपुरी विधानसभा जो मैनपुरी की सीट है उसको लेकर लगातार बात चल रही है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो एक नाम लगभग तय सा लग रहा है सपा की तरफ से, वो कहीं ना कहीं तेज प्रताप सिंह का नाम सामने आ रहा है कि वो शायद उनको वहां से लड़ा सकते हैं। क्योंकि मुलायम सिंह से पहले से मुलायम सिंह ये जो सीट थी वो तेज प्रताप सिंह की सीट थी, जिसको किसी वक्त में किसी दौर में मुलायम सिंह के लिए तेज प्रताप ने छोड़ा था। तो अब उनको मुलायम सिंह के निधन के बाद में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तेज प्रताप को वहां से लड़ाना उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वही शिवपाल यादव जो है उन्होंने भी अपनी आस अभी तक पूरी तरीके से छोड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं इंतजार में है, उम्मीद में है कि शायद भतीजे अखिलेश उनकी तरफ कहीं ना कहीं नजर घुमाएं और देखें। तो अभी तक उन्होंने अपनी आस छोड़ी नहीं है। और जो बात चल रही है कि अभी एक बयान में शिवपाल यादव ने ये भी बोला है कि सच्ची समाजवादी पार्टी तो उनकी खुद की पार्टी प्रसपा है, इस तरीके से उन्होंने बोला कि असली सपा कौन सी है, और वो तो कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो अगर जो अपर्णा यादव का नाम सामने आ रहा है तो ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो भी एक परिवार की सदस्य हैं। तो एक बहुत तगड़ा कंपटीशन कहीं ना कहीं मैनपुरी से देखने को मिल जाएगा अगर अपर्णा यादव को उतारने की बात हो सकती है तो। लेकिन इसके अलावा इसे अभी शिवपाल का भी क्लियर नहीं हुआ है, तेज प्रताप का नाम सामने आ रहा है, और बीच में कुछ खबर ये भी थी कि डिम्पल यादव को भी शायद उस सीट से लड़ाया जा सकता है। तो ये अभी आज थोड़ी बहुत देर में क्लियर हो जाएगा कि कौन लड़ेगा वहां से और किस पार्टी से किसको खड़ा किया जाएगा। ये चीज जो है वो मेन क्लियर हो जाएगी अभी थोड़ी बहुत देर में। और तो कहीं ना कहीं जो लगभग उम्मीद लग रही है सपा की तरफ से तो तेज प्रताप यादव की लग रही है, बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो अपर्णा यादव की लग रही है। तो कंपटीशन जो है वो तगड़ा होने वाला है, क्योंकि जो सीट है वो किसी मामूली इंसान की नहीं, खुद धरती पुत्र की है। तो इस पे कंपटीशन भी कहीं ना कहीं तगड़ा देखने को मिलेगा। और बीजेपी जो है दो महत्वपूर्ण सीटें हैं और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा रहा है इन दोनों ही सीटों पर। तो बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि ऐसा कैंडिडेट मैदान में उतारा जाए जिसको टक्कर देने में आसानी रहे, और इसके लिए क्या योजना बनाई जाती है ये आज इस बैठक में खासतौर से निर्धारित किया जाएगा। क्या इस दौरान समीकरणों को भी ध्यान में दिया जाएगा? हालांकि उपचुनाव है और इसके लिए किस तरीके से तैयारी आज की जाएगी इस बैठक के जरिए? देखिए, तैयारियों की बात की जाए तो इलेक्शन को लेकर लगातार समीकरण पर चर्चा होती है, उनको लेकर बात की जाती है कि किस तरीके से क्या मुद्दे रहेंगे, अहम किन पहलुओं पर बात होगी। तो ये तो है ही, लेकिन जिस तरीके से मजबूत जितनी इनकी चर्चा होती है, जितनी सीक्रेटली इनकी चर्चा होती है, वो कहीं ना कहीं उसके बाद में जो डिसीजन निकल के आता है वो कहीं ना कहीं हक्के बक्के उड़ा देने वाला होता है। क्योंकि बीजेपी जो है लगातार कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस के साथ सामने आ रही है, तो उस चेहरे का इंतजार सबको है कि किस सीट से किसको खड़ा करेंगे, किसको लड़ाएंगे। इसका इंतजार, इस नाम का इंतजार फिलहाल सबको है। और बात की जाए अभी हाल ही में नगर निकाय के भी चुनाव होने हैं, तो उनको लेकर भी इस वक्त काफी ज्यादा तैयारियां चल रही हैं। अगर लखनऊ की बात की जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बाकी तमाम विपक्षी पार्टियां हो, वो लगातार तैयारियां कर रही हैं कि कैसे चुनाव में अच्छे परफॉर्म किया जा सके।
और जो बाई इलेक्शन है उसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। और आज उसी को लेकर कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें सभी लोग मौजूद रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी रहेंगे, इसके अलावा पार्टी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर उस वक्त मौजूद रहेंगे, जो चर्चा करेंगे। और चर्चा के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा उसका इंतजार सभी को रहेगा, क्योंकि जो सीट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी और जो इलेक्शन है, कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में ये आदित्य यादव का एक बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी की पूरी नजर सीट पर है। कहीं ना कहीं वो हर तरीके से जीतना चाहेंगे, लेकिन ये बीजेपी का ख्वाब है और हम इसको ख्वाब ही रहने देंगे, किसी भी तरीके से पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मुलायम सिंह की सीट है और यहाँ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपा का ही प्रत्याशी जीतेगा। तो ये बात खुद प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश बिल्कुल, देखिए अध्यक्ष समाजवादी आदित्य यादव ने पार्टी का लगातार दबदबा रहा है, लंबे समय से समाजवादी पार्टी काबिज रही है और ऐसे में उपचुनाव में नतीजे बदलते हैं, कोई बदलाव होता है या समाजवादी पार्टी उन सीटों को बरकरार रख पाती है, इसको लेकर देखिए आज खास तौर से ये बैठक है। बहुत शुक्रिया स्कंदिता जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज दौरा है, आज मऊ दौरा करेंगे सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम वॉलीबॉल चैंपियन का करेंगे उद्घाटन। तो देखिए खास जानकारी आपको दे रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज मऊ का खास दौरा बताया जा रहा है, जिस दौरान वो वॉलीबॉल चैंपियन का उद्घाटन करते नजर आएंगे और इसके लिए आज वो मऊ के दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मऊ का खास दौरा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का और इस दौरान वो वॉलीबॉल चैंपियन का उद्घाटन करते नजर आएंगे। तो बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं, लगातार देखिए कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी कड़ी में वॉलीबॉल चैंपियन का करेंगे उद्घाटन और इस कार्यक्रम के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का खास दौरा बताया जा रहा है। विशेष तैयारियां हो चुकी हैं मऊ में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे को देखते हुए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त की जा रही हैं। वॉलीबॉल चैंपियन का उद्घाटन का खास कार्यक्रम है और इस दौरान किस तरीके से उनके साथ विधायक सांसद मौजूद रहते हैं ये देखना होगा और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक क्या संदेश देते हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो तमाम बड़े दिग्गज हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हों, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और इस कड़ी में बड़ी सौगातें भी दे रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी ने कमान संभाल रखी है और इसको देखते हुए आज देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का खास दौरा है, वॉलीबॉल चैंपियन का वो उद्घाटन करेंगे और ये उनका विशेष कार्यक्रम मऊ में बताया जा रहा है और इसके लिए महत्वपूर्ण दौरा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। दिल्ली से अब खबर, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, बीती रात कई राज्यों में भूकंप के झटके, जहां यूपी उत्तराखंड समेत राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 रिक्टर स्केल मापी गई है। भूकंप से नेपाल में 6 की मौत हुई है। तो देखिए बीती रात की ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत राज्यों में भूकंप के झटके, तो वहीं नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता 6.3 रही। और इसी के साथ नेपाल में भूकंप से 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके बीती रात महसूस किए गए और ये बड़ी जानकारी सुबह के साथ ही कि बीती रात कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, उत्तराखंड है समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस दौरान भूकंप की जो तीव्रता रही है वो 6.3 रिक्टर स्केल मापी गई है। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में भूकंप की वजह से 6 लोगों की मौत भी हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जहां बीती रात की ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बीती रात कई राज्यों में भूकंप के झटके आए हैं, जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 रिक्टर स्केल मापी गई है। तो वहीं नेपाल में भूकंप की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है। तो देखिए धरती का कंपन ये देखा गया है बीती रात का
जहां कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें आज सुबह के साथ ही कि बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी महसूस किए गए हैं, उत्तराखंड में भी महसूस किए गए हैं, नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। तो देखिए इस दौरान की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या असर रहा भूकंप के झटकों की वजह से। हालांकि नेपाल में 6 लोगों की मौत हो गई और किस तरीके से जो कंपन है वो दिखाई भी पड़ी है। ये तीव्रता तेज है और देखिए 6.3 तीव्रता दर्ज की गई और इस दौरान असर भी देखने को मिला है, लोगों ने झटके महसूस किए हैं। और अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में भी महसूस किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रही है, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ? देखिए हमारे यहाँ मऊ में तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, जबकि थोड़ा सा लोगों में खलबली मची, लेकिन बहुत नाम मात्र असर पाया गया। ऐसे किसी भी प्रकार के जान माल और नुकसान की नहीं है, न किसी प्रकार की कोई दहशत है। जबकि जो झटके थे वो अन्य जगहों पे थे। मऊ किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं दिखा। जी बिल्कुल, चलिए मऊ किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं रहा, ये राहत की खबर है, कोई जनहानि नहीं हो। ये भी बेहतर बात है। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कंदिता हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है हमारे साथ। स्कंदिता, क्या जानकारी, देखिए भूकंप के झटके बीती रात महसूस किए गए हैं और मैग्नीट्यूड भी 6.3 बताया जा रहा है। कोई असर लखनऊ में? देखिए पहले से पता था कि मतलब कहीं ना कहीं संभावना थी, जैसे वहाँ पे भूकंप आया तो आसपास के इलाकों में हो सकता है, महसूस हो सकता है। लेकिन लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया गया है, भूकंप जैसी कुछ भी नहीं था। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली, एनसीआर, नोएडा वगैरह, जहाँ पर मतलब करीब 2 बजे भूकंप आया है और कई झटका भी जो तीव्रता थी वो भी 5.7 के समथिंग थी। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस हुई है सोते हुए भी। लेकिन लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है लोग, और कहीं से भी ऐसी कोई चर्चा नहीं है जहाँ पर भूकंप की बात है। ये तो यहाँ पे सारा माहौल नॉर्मल है, यहाँ पे कहीं भी भूकंप देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल स्थिति नॉर्मल है। और नोएडा, एनसीआर में तो भूकंप था, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई झटके नहीं थे। बिल्कुल, चलिए दोनों ही जगह ही राहत की बात रही है। मऊ और लखनऊ में लगातार हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि भूकंप के झटके का फिलहाल कोई खासा असर नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में देखिए भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। स्कंदिता आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। लेकिन ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दूं, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बीती रात कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी, उत्तराखंड समेत राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसकी जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी, देखिए भूकंप के झटके बीती रात महसूस किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट वहां से? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर में एक कस्बा पड़ता है बुगरासी, जहाँ पर 1:57 पर कुछ भूकंप के झटके देखने को महसूस हुए हैं, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आया है। फुटेज में भूकंप के झटके लगते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कोई जानहानि नहीं हुई है और सब सेफ रहा, क्योंकि 18 सेकंड ही भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए। और एक फुटेज के आधार पर खुद देख सकते हैं कि लोगों का माहौल, सब लोग अपने घर से बाहर निकल चुके थे। 1:57 पर ये फुटेज बताया जा रहा है। ये फुटेज भी बुलंदशहर के एक कस्बा पड़ता है बुगरासी का है फुटेज, जहाँ पर उन्होंने ऑफिस में एक सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। कैमरे के दौरान में ये फुटेज निकल कर आया है। बिल्कुल। तो और लोगों को बड़ी बिल्कुल अशोक, इसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या वहां पर दर्ज किया गया जिसके बाद वहां पर लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर में रात के करीबन 1:57 का ये फुटेज है, जिसमें 1:57 के महसूस हुए। सभी लोग करीबन 2 बजे के करीबन उठकर अपने घर से बाहर निकले आए और लोगों को अपील भी करी कि भूकंप के झटके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया, फोन का भी सहारा लिया गया।
करने के लिए है ताकि सुरक्षित रहें। अब फुटेज में आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के झटके लग रहे हैं और ज्यादा हानि नहीं हुई है, और महसूस सबको है कि वो भी एक बड़ी घटना हो सकती थी और लोगों को डर महता कि अचानक से भूकंप आना, तो कहीं ना कहीं डर था कि पूरी तरीके से सब लोग यहाँ पर बुलंदशहर में सुरक्षित हैं। हल्के हल्के झटके रही बुलंदशहर के जगह जगह कस्बों में और ग्रामीण क्षेत्र में झटके लगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों के सिलसिले में आगे, जहां G20 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया है। G20 के लोगों के जरिए शांति का संदेश भी दिया। भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है, दुनिया भारत पर विश्वास जता रही है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। प्रधानमंत्री ने G20 के लोगों को लॉन्च किया और साथ ही साथ लोगो और वेबसाइट लॉन्च करने के साथ कहा कि भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत के लिए लगातार उपलब्धियां जो है बढ़ती जा रही हैं और एक और बड़ी उपलब्धि भारत ने अपने नाम दर्ज कर ली है। और इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण बातों के साथ बड़ा शांति का संदेश भी प्रधानमंत्री ने G20 के लोगो और वेबसाइट लॉन्च पर दिया है। तो देखिए, दुनिया भारत पर भरोसा जता रही है और ये भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस बात का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने G20 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। तो देखिए, बड़ा ये पूरा कार्यक्रम रहा जहां G20 का लोगो और वेबसाइट प्रधानमंत्री भारत ने की लॉन्च अध्यक्षता इन सब सफल अभियानों को विश्व तक ले जाने का एक अहम माध्यम बनकर आ रही है। साथियों, आज का विश्व सामूहिक नेतृत्व की तरफ बहुत आशा से देख रहा है, चाहे वो G7 हो, G77 हो या फिर UNGA हो। इस माहौल में G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत की भूमिका बहुत अहम है। भारत एक और विकसित देशों में से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और साथ ही विकासशील देश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।